Hello, my dear student. Myself GK Mishra, and welcome back in Vidya classes of biology. साउंड जा रही है सबको? चलो वीडियो को अभी आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी जुड़ जाएं। और आज का क्लास हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए, साउंड जा रही है ना सबको? ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए सभी बच्चे जुड़ जाएं, फटाफट आप उन्हें मैसेज करिए सबको, सभी लोगों को आ जाने दीजिए। क्योंकि आज का क्लास हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, आ गए। बाकी लोगों को मैसेज कर दें सब लोग जुड़ जाने के लिए। चलिए, आ गए सब लोग। बस थोड़ा देर इंतजार कर लिया जाए, 5 मिनट। ओके ओके, बस बाबू स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए आप सब, अभी शुरू किया जाए। कुछ बच्चे और आ जाएं। तब तक के लिए आप लोग के लिए एक काम है ना, जब तक जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग तब तक स्टार्ट करते हैं इसको। अभी मज़ा नहीं आ रहा है, बच्चे बहुत कम आए हैं। चलिए, ओके ओके ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, हाँ। अब आज ही हम लोग का टॉपिक जैसे कि है बाबू, अभी हम लोग जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आज का जो क्लास है आप लोग का, इस क्लास में हम लोग देखेंगे जैसे कि प्रीवियस ईयर में अभी हम लोग का जो नया वाला मॉडल सेट जारी किया गया है, वही मॉडल सेट को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बिहार बोर्ड का जो ओरिजिनल मॉडल सेट है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। चलिए, ओके। अब आज ये सबसे पहले जैसे कि ये अभी बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। फुल मार्क्स जो है आपका 70 नंबर का होता है सब्जेक्टिव पे, ये आप लोग जानते ही हैं। प्रैक्टिकल जो है ये आपका अलग से मिलेगा, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलकर है। सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव होता है। अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आज इसमें जैसे
चलिए अब जैसे ओपेरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओपेरेन मॉडल किसको प्रदर्शित करता है? आप लोग बाबू आप लोग कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है और याद करते चलना है। आप लोग अपने से जो भी आंसर होगा कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, टाइम बचानी है, अभी बोर्ड का पेपर बहुत पास में है आपके। चलिए ओपेरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो इसमें हो जाएगा जैसे कि पहला, ये ओपेरेन मॉडल जो है इसमें जीन रेगुलेशन को यानी जीन के नियमन को दर्शाता है ओपेरेन मॉडल। व्हाट डज ओपेरेन मॉडल रिप्रेजेंट, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा, ठीक है। यानी ओपेरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन के नियमन को, याद रखना है नियमन को, यानी कि जीन के रेगुलेशन को ओपेरेन मॉडल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष। तो बाबू ये आप लोग को बताया गया है, भ्रूणपोष जो है ना, इंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। भ्रूणपोष में जैसे कि हम आपको बताए हैं इंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट। नर युग्मक के साथ मिलने के बाद इसमें नर युग्मक किसके साथ मिलकर भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनाता है, यानी भ्रूणपोष जिसका पोलवाइडी जो है 3n होता है, ठीक है, ये 3n होता है। और ये किसके साथ जुड़ेगा बाबू, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सी इसका आंसर हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। चलिए यानी कि द्वितीयक केंद्रक के साथ, द्वितीयक केंद्रक। जीवाश्म सामान्यता पाए जाते हैं, जीवाश्म सामान्यता कहाँ पाए जाते हैं बताइए, थर्ड का आंसर हो जाएगा, जीवाश्म सामान्यता पाए जाते हैं, थर्ड का आंसर बाबू ए हो जाएगा। तलछटी चट्टान में यानी सेडिमेंट्री रॉक में। फॉसिल्स जो होते हैं ना, जीवाश्म जो जैसे मिट्टी के नीचे धंसे हुए कुछ ऐसे वैसी चीजें हैं जो बहुत लंबे समय से मिट्टी के अंदर है, ठीक है, मिट्टी के अंदर धसी हुई है, उसको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जनरली फाउंड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, यानी तलछटी चट्टानों के नीचे दबे हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, तो 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए आंसर हो जाएगा इसका। ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं, ओकाजाकी टुकड़े, ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होता है ये बनेगा बाबू, इसमें ये बी भी होता है, इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डी इसका आंसर सही है, बी और सी दोनों ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी और सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं, तो डीएनए के पश्चगामी सूत्र में और डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय, यानी कि इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। आगे बढ़िए, आज ये 5 नंबर में मनुष्य के एंटीबॉडी बने होते हैं, मनुष्य के एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा बाबू, 5 का ए हो जाएगा, ठीक। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन किसके बने होते हैं, तो अब याद रखिएगा, सॉरी हमने बोला अभी आपको एंटीबायोटिक किसके बने होते हैं, तो ग्लाइको प्रोटीन का हो जाएगा। ह्यूमन एंटीबॉडीज किसके बने होते हैं, मनुष्य का एंटीबॉडी तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, बता चुके हैं। इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, तो याद रखिएगा अकासिया जो होता है ये जलीय पौधा नहीं होता है। बाकी अभी इसके बाद से आपको याद रखना है जलीय पौधा कौन कौन होता है, तो ट्रापा, नीलम्बो और हाइड्रिला, ये तीनों के तीनों जलीय पौधे होते हैं, ठीक है। यानी कि विच वन इज नॉट अ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इनमें से हाइड्रोफाइटिक प्लांट कौन नहीं है, क्या होगा बाबू, अकासिया जो है, अकासिया याद रखिएगा ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं होता है। तो ट्रापा हो गया जो जलीय पौधा है, नीलम्बो जलीय पौधा है, हाइड्रिला जलीय पौधा है, तो तीनों के तीनों जलीय पौधा होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आज यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या, तो 7 नंबर में आ जाइए, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन होता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। हाँ, एक क्रोमोजोम इसमें कम हो जाता है, एक एक्स क्रोमोजोम जो है इसमें कम हो जाता है, ठीक है, एक क्रोमोजोम की कमी से ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में आपको हम बताए हुए हैं। आज ये बीच अच्छा, तो अगला पॉइंट आता है 8 नंबर में। 8 नंबर क्या है, अफीम प्राप्त होता है, तो अफीम अगर प्राप्त होगा, कहाँ से अफीम प्राप्त होता है, तो ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बताएंगेगा, ओपियम को एट्रोपा बेलाडोना के द्वारा नहीं, फिर से इरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा नहीं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अब देखिए बाकी ऑप्शन को देखते हैं, हाँ कैनाबिस सटाइवा के द्वारा,
कैनाबिस सटाइवा ये आप जानते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बड़े नहीं, कैनाबिस सटाइवा नहीं करेंगे बाबू, डी नंबर आंसर, ये नहीं होगा। कैनाबिस सटाइवा को कैसे बोलिएगा? पेपावर सोमनिफेरम जो होता है उसके द्वारा कोकीन को प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा ये हाँ उसके द्वारा अफीम को प्राप्त किया जाता है। ये तो कैनाबिस सटाइवा नहीं होगा, इसमें हो जाएगा पेपावर सोमनिफेरम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा डी, 8 का डी आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब आज ये 9 नंबर पे बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट क्या चीज कैसे निर्मित होता है? तो बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ निर्माण होगा इसका? बी लिम्फोसाइट का। बताइए आंसर आपका क्या होगा जल्दी से? 9 का डी मारिए। बोन मैरो को, अस्थि मज्जा में बताएं बाबू आप लोग को ये। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो लिम्फोसाइट होता है ना, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोसाइट हुआ जो कि ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है और टी लिम्फोसाइट उसको एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बोन मैरो। यानी बी लिम्फोसाइट कहाँ बनेगा बाबू? बोन मैरो में। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? यानी प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज, संक्रमित अवस्था बताएं आप लोग को। ये आंसर हो जाएगा ना 10 का ए, 10 का ए आ जाएंगे। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एस्पोरोजोइट। एस्पोरोजोइट, मच्छर जब भी आपको काटता है तो एस्पोरोजोइट ही आपके ब्लड के अंदर डाल देता है, जिसके द्वारा यह बीमारी आपके अंदर प्लाज्मोडियम यानी जिसके द्वारा मलेरिया होता है ये आपको हो जाएगा। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? पढ़ाएं आप लोग को, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड बोलिए, बताइए बताइए आंसर जल्दी। टीआई प्लाज्मिड ऑप नहीं मिला बाबू, सूरज कुमार गुप्ता। हाँ ठीक है, ए 10 का ए आप बताएं, 11 का बताइए लोग। हाँ टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा प्राप्त होता है। 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का ए हो जाएगा। हाँ 11 का ए होगा। 12 नंबर में आ जाइए, टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्राइजिन किस फसल को बाल कृमि से बचाता है? बॉल कृमि एक होता है ना बाबू, आपको बताए हुए थे, क्राइजिन बॉल कृमि से बचाता है। क्राइजिन नहीं बताए थे? क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकंड ए सी, ठीक है ऐसा बताया गया था, और क्राई सेकंड ए बी, तो ये हम आप लोग को बताए हुए थे। कॉर्न बोरर से बचाता है, बॉलवर्म से बचाता है। तो ये क्राइजिन जो है, कॉर्न बोरर, ये क्राइजिन किस फसल को बॉल वर्म से बचाता है, यानी बॉल कृमि से बचाता है? गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं, चाय नहीं होगा। आगे बढ़िए, क्या है बाकी ऑप्शन को देखिए। बाकी ऑप्शन है बाबू, बाकी ऑप्शन है इसमें क्राइजिन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म। हाँ क्राइजिन ये कौन से फसल को बचाता है, बचाने का काम करता है? कॉटन का, बताया था ना आपको, जिसके लिए कॉटन में बनाया गया है। ठीक है, कॉटन बनाया गया था, कपास, कपास को इसको हिंदी में बोलते हैं कपास। ठीक है, और इसके अंदर वो क्राइजिन है जो कि जो बॉलवर्म को नहीं आने देगा अपने आसपास में। ठीक है, उस चलिए अब समापन कूट के बारे में आपको पढ़ाया 13 नंबर। हाँ समापन कूट बाबू को बोलने का मतलब होता है ना टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कोडोन। अच्छा, टर्मिनेशन कोडोन का दूसरा नाम, टर्मिनेशन कोडोन को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन कोडोन को नॉनसेंस लिख लीजिएगा, इसी को नॉनसेंस कोडोन। इससे क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इसी को हम लोग स्टॉप कोडोन भी कहते हैं, इसी को स्टॉप कोडोन कहते हैं। और ये कौन कौन होता है बाबू? स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, चाहे टर्मिनेशन कोडोन, यानी समापन कूट कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, एगो UGA, ठीक है UGA, एक UAU, सॉरी सॉरी सॉरी, UAU नहीं करिए, UAG, UGA, UAG और UAA, यही होगा ना? चलिए कंफर्म है, यही होगा। हाँ इसको टिक आउट करिए। अब इसमें से खोजिए बाबू कौन है आपका आंसर। आप इसमें से कौन कौन इसमें लिखा हुआ है? UGAU कहीं है? UGU नहीं है, कहीं नहीं है। UAG है, नहीं है, UAG नहीं है। UAA है, UAAC में दिया हुआ है, इसलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं ये ऑप्शन ना हो, कहीं ये दो ऑप्शन बाद में आ जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि DNA डबल हेलिक्स इज, बताए हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन जो है DNA डबल हेलिक्स, ये क्या हो जाएगा बाबू? DNA डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया है, ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। बताएं आप लोग 3' to 5' 5' to 3', मतलब 3' to 5' होता है एक तरफ में, 5' to 3' होता है, एंटी पैरेलल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बताएं, ठीक है, यानी प्रति समानांतर होता है एंटी पैरेलल,
और कॉम्प्लीमेंट्री होता है यानी कि पूरक होता है ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है, बता दिए आप लोग को, जब जहाँ डबल हेलिक्स पढ़ाए है ना, डबल हेलिक्स, तो उसमें आपको बताया गया है। आज यहाँ पे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अंडाणु में सेंट्रोसोम नहीं होता है, याद रखिएगा। अंडाणु के कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये इसका इंग्लिश क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ठीक है, अंडाणु के सेंट्रोसोम, अंडाणु में के साइटोप्लाज्म में, एक ओवम के साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम नहीं होता है। कौन सा अंगक नहीं होगा? तो सेंट्रोसोम हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा बाबू। ठीक है, चलिए बी हो जाएगा, सेंट्रोसोम नहीं होता है। आगे बढ़े हम लोग। अब ये प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो प्रतिलेखन के क्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है अगर पूछा जाए आपसे, तो क्या बताइएगा? हाँ, तो इसमें हो जाएगा बाबू प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम? अरे एक एंजाइम है जो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में भी देख लीजिए, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने वाला सबसे मुख्य जो एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। जो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सबसे मुख्य एंजाइम होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ए आंसर हो जाएगा 16 का ए। आ जाइए 17 पे, 17 में आ जाइएगा। ये समझ रहे हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाए आप लोगों को। अरे जब भी आरएनए से आरएनए पहले डीएनए से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन आरएनए में होता है और आरएनए से प्रोटीन में होता है, ये बताया गया था ना। ठीक है, यानी कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये बताए हुए हैं, डीएनए से जब भी आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को क्या बोलेंगे बाबू? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, और आरएनए से जब भी प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहिएगा? तो इसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हो सकता है बाबू कि थोड़ा हम लोग जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए तो हम लास्ट में आपको करा देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। और ऐसे भी नहीं होगा, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं होता है उतना, हम लोग उतना। बाय द वे कहीं हो गया तो उसके लिए हम लास्ट में फिर आप लोग को बता देंगे कि नहीं नहीं ये गड़बड़ हो गया, उसको सही कर लीजिए। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, आप या 17 नंबर में आइए। अब देखिएगा क्या दिया हुआ है, कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं बाबू? तो देखिए कीट तथा पक्षी, कीट का पंख और पक्षी का पंख ये असमजात अंग को दर्शाता है, डी नंबर हो जाएगा, यानी एनालोगस ऑर्गन होता है। बाबू एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है, हाँ, एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होगा? तो याद रखिएगा, एनालोगस ऑर्गन में क्या होता है, यानी असमजात अंग क्या होता है? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होगा बाबू? डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसमें अलग अलग संरचना होता है। इनके संरचना अलग होते हैं बट सिमिलर फंक्शन, यानी कि कार्य जो है इनका क्या होता है बाबू? कार्य इनका समान होता है। हाँ, तो क्या बोलेंगे? एनालोगस ऑर्गन क्या है, यानी असमजात अंग क्या है? तो असमजात अंग का मतलब होता है वैसा अंग जिनका संरचना अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो, उसे हम असमजात अंग कहते हैं। हो जाएगा 19 का डी होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिएगा। अच्छा बाबू, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे होमोलोगस भी, ये भी क्वेश्चन आता है, होमोलोगस भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो होमोलोगस पूछा जाएगा तो होमो मतलब समान होता है, तो संरचना में ये समान होगा लेकिन कार्य में अलग अलग होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाइए, रिलैक्सिन का स्राव होता है। हाँ, तो 18 में क्या है बाबू? 18 में क्या हो जाएगा? 18 का बताइए। रिलैक्सिन का स्राव होता है। हाँ, रिलैक्सिन आप लोग को पढ़ाए हैं। रिलैक्सिन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम करता है। ठीक है ना? हाँ, इस रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, 18 का डी हो जाएगा। अब आ जाइए 19 नंबर में। हाँ, अब आ जाएंगे 19 में बाबू। 19 में क्या है? तो शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? ठीक है, अग्रणी कौन सा है शुष्क अनुक्रमण में? यानी कि पॉइनियर इन अ जीरो शेयर में कौन सा होगा यहाँ? तो 19 नंबर में आ जाइए। तो इसमें लाइकेन होता है। बाबू इसका कहने का मतलब है ना, जैसे कि लाइकेन हम लोग जानते हैं, लाइकेन जो होता है चूंकि जीरो शेयर वहाँ होता है ना जहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? शुष्क अनुक्रमण कहेंगे, यानी कि सूखी हुई
चट्टाने जो होती है, तो उस जगह पे लाइकेन जो होता है, चूंकि लाइकेन आप जानते हैं ना कि फंजाई जो है इसमें एल्गी के साथ में, फंजाई जो है एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, यानी कि ALGAE एल्गी, यानी कि कवक जो है शैवाल के साथ, कवक शैवाल के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है और उसके द्वारा लाइकेन का निर्माण होता है। तो ये लाइकेन जो है विच वन इज पॉइनियर इन अ जेरो शेयर, यानी शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है, यानी कौन ज्यादा होगा, तो ये लाइकेन हो जाएगा। इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा लाइकेन, 19 का ए हो जाएगा। अब आइए निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, और 20 नंबर में याद रखिएगा भारी धातु प्रदूषक यानी कि हेवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट किसको कहा जाता है, तो हेवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट में ये आता है, जैसे कि हमारा आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक तो दिया ही है, आर्सेनिक आता है, याद रखेंगे आर्सेनिक आएगा, ठीक है। कैडमियम आता है, कैडमियम आएगा, याद रखेंगे कैडमियम, ठीक है, कैडमियम आएगा। फिर से आपका ये लेड आ जाएगा, हाँ लेड भी होता है इसमें, ठीक है। मरकरी भी आता है, ठीक है, मरकरी भी होता है, लेड मरकरी कैडमियम, कैडमियम, ठीक है। आर्सेनिक याद रखेंगे, आर्सेनिक कैडमियम लेड मरकरी, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं बाबू, हेवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट होते हैं। और इसमें से देख लीजिए पहला नंबर यहाँ दिया हुआ है बी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सीधे एकदम याद कर लेना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बाबू, ये आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। अंडोत्सर्ग होता है 21 का, अंडोत्सर्ग क्या होता है बाबू, तो देखिए अंडोत्सर्ग अंडाशय में बनता है, अंडोत्सर्ग होता है यानी ओवुलेशन टेक प्लेस इन, तो ओवरी में बनेगा, तो बी आंसर इसका सही है। लेकिन नीचे देखिए सी दिया है अबाउट 14वें दिन, बाबू हम आपको पढ़ाए थे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ऋतुस्राव चक्र के बारे में, तो उसमें दिया गया था कि 14वें दिन अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। इसलिए अंडोत्सर्ग का आंसर सी भी हो जाएगा, क्योंकि ये 14वें दिन बनता है, ठीक है, यानी अंडोत्सर्ग होता है लगभग 14वें दिन, और अंडाशय यानी कि डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 का डी आंसर सही है। अब आइए यहाँ पे कहीं किसी का आंसर याद नहीं रखना, हम जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। कहीं इधर उधर से यूट्यूब पे दूसरा वीडियो देखकर आप झूठों का उसका आंसर गलत मत याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट चुकी होता है, ये सबसे क्वेश्चन आने का चांस रहता है, अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं हुआ आपके लिए। 22 नंबर में आइए बाबू, क्या होगा बताइए, आंसर बताइए जरा 22 का, फटाफट बोलिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित होता है बाबू, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा 22 का आपका राजस्थान में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 22 का सी आंसर याद रखिएगा। हाँ इंग्लिश वाला जरा देख लीजिए, आइए इंग्लिश वाला ऑप्शन आपको दिखाते हैं एक बार, ठीक है। हाँ तो आइए अब इसके क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन को सॉरी देख लेते हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड, ठीक है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, याद रखेंगे राजस्थान में। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र हुए हैं, अच्छा बाबू मनुष्य के लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र मनुष्य के XX भी होता है और XY भी होता है। आप कहीं मनुष्य बोलने का मतलब मेल या फीमेल मत समझ लीजिएगा, ये मेल और फीमेल दोनों की बात कह रहा है, तो दोनों मिलाकर यानी दोनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। दोनों ए तथा सी दोनों, क्योंकि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र XX और XY होते हैं, लेकिन XX जो है फीमेल में होता है और XY जो होता है ये मेल में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला पॉइंट जो है, ओके बहुत बढ़िया, आप सबका भी आंसर बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है बाबू, आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, अच्छा है, ठीक है। हाँ चलिए अब भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, चलिए तो अब इसमें जैसे कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ कौन है, 24 में आ जाइए बाबू, 24 में, तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ यानी कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन होता है, याद रखिएगा ट्रांसपोजोन जो है ना, ट्रांसपोजोन ये जेनेटिक एलिमेंट मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है। भ्रमणशील मोबाइल मतलब होता है मोटिलिटी जिसमें हो, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ जो होता है ये ट्रांसपोजोन होता है, याद रखना है, 24 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाजी बाबू 25 में क्या लिखा हुआ है, पेरीपैटस
संयोजक कड़ी है, पेरिपेटस संयोजक कड़ी, यानी पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच के कनेक्टिंग लिंक को पेरिपेटस कहा जाता है। 25 का ए एकदम आंख बंद करके, ऑर्थ्रोपोडा और एनेलिडा, ये आपको ऐसा 11th का क्वेश्चन उठा दिया है, 11th का ये टॉपिक पढ़ना है, चौथा नंबर में एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है इसका, ऑर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच के संयोजक कड़ी को पेरिपेटस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट पेज में आइए। हाँ अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है बाबू, चलिए फटाफट हम लोग इसको करते हैं। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन में ह्यूगो डेवरीज ने प्रस्तावित किया था, ह्यूगो डेवरीज किन चीजों को प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो अब देखिए ह्यूगो डेवरीज ने प्रस्तावित किया था, तो 26 नंबर का बाबू क्या हो जाएगा, क्या चीज को ये किए थे, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ह्यूगो डेवरीज की बात अगर आती है तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को ये दिए थे, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। 26 का क्या हो जाएगा आंसर बाबू, सी हो जाएगा, 26 का सी। अब ये ट्रांसजेनिक हीरोडीन, ठीक है, ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, आलू से, ब्रेसिका नेपस से, टमाटर से, या ओसिमम सेक्टम से, बताइएगा आपका आंसर क्या होगा 27 का, बताइए। ब्रेसिका नेप्टस से, ठीक है, ब्रेसिका नेप्टस से हम लोग हीरोडीन को प्राप्त करते हैं। ये ट्रांसजेनिक होता है, ट्रांसजेनिक हीरोडीन जो है, यानी ट्रांसजेनिक हीरोडीन को किससे प्राप्त किया जाता है, तो ब्रेसिका नेपस से, ठीक है, याद रखिएगा ब्रेसिका नेपस, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। 28 नंबर में आज इंटमीबा हिस्टोलिटिका, जानते हैं बाबू आप लोग, ये क्वेश्चन सोचना ही नहीं है। इंटमीबा हिस्टोलिटिका एक रोग कारक होता है, कौन सा डिजीज के लिए, तो बताइए। इंट अमीबा, नाम से लग रहा है अमीबा आया, मतलब अमीबियोसिस बीमारी इससे होता है, ठीक है, अमीबियसिस, अमीबियसिस, ए नंबर ऑप्शन सही है। 28 का क्या हो जाएगा बाबू, 28 का ए हो जाएगा। चलिए अब आज 29 में, चलिए अब आगे बढ़े। हाँ अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आकाश कुमार क्या कर रहे हैं बाबू, हाँ अब आइए यहाँ पे, बाद में बात कर लीजिएगा, अभी थोड़ा समय कम है, ठीक है। हाँ अब इधर देखिए, एक पारितंत्र के ये दो घटक होते हैं, पारितंत्र के दो घटक कौन कौन से होते हैं, 29 का आंसर बताइए। ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज लवण, नहीं होगा। पादप तथा जंतु, नहीं, ये पारितंत्र के घटक नहीं होते हैं बाबू। पारितंत्र के घटक के लिए आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तब वहां देखेंगे कौन है पारितंत्र का घटक। अब देखिए, हाँ अजैविक तथा जैविक, एक दिया हुआ है ना, अजैविक तथा जैविक, यानी कि टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, याद रखिएगा, अबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट कौन कौन है, अबायोटिक और बायोटिक, यानी अजैविक तथा जैविक। अजैविक मतलब निर्जीव और जैविक मतलब सजीव होता है, ठीक है, 29 का सी हो जाएगा। 30 में आ जाइए बाबू, क्या होगा, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है, तो प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता, मतलब रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा बाबू, तो इसमें हो जाएगा प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है, यानी कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेटिक यूनियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बताइए क्या होगा, तो 30 का इसमें एपोमिक्सिस हो जाएगा। बताए हुए आप लोग एपोमिक्सिस, असंगजनन, ठीक है, बिना युग्मक के मिलने से, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, गैमेट आपस में नहीं मिल रहे हैं, क्या हो जाएगा ये आंसर, एपोमिक्सिस, ठीक है, यानी असंगजनन में इसमें प्रजनन जो होता है ये बिना युग्मकों के आपस में मिलने से होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के होगा। अब ये सुपोषण इनमें पाया जाता है, 31 में सुपोषण इनमें पाया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, यानी यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन, बताइए आपका आंसर क्या होगा 31 का, फटाफट बोलिए। चलिए इसमें आंसर हो जाएगा बाबू, जैसे कि पर्वतों पर नहीं, कृषि योग्य भूमि में नहीं, लवण मृदा में नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बच गया झील में होगा। बाबू सुपोषण जो होता है यूट्रोफिकेशन, ये वाटर से ये क्या बोलते हैं, वाटर से संबंधित होता है यूट्रोफिकेशन, तो याद रखिएगा वाटर किस में पाया जाएगा, लेक में पाया जाएगा, झील में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 31 का डी हो गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइपिक अनुपात जो है बाबू, क्या होगा इसका आंसर, पढ़ाएं आप लोग को, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएं हम आप लोग को, ठीक है, जिसमें दो कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो अगर पूछता, फिनोटाइपिक के जगह पे अगर जीनोटाइपिक पूछ देता, तब क्या होता है 12:24:12:12:1, बताए है ना आप लोग को। और इनके बीच में क्या कर दीजिए, इनके बीच में डॉट 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 डाल दीजिए,
यानी 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जीनोटाइपिक रेशियो होता है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक अनुपात, ठीक है। किसका जीनोटाइपिक रेशियो है बाबू? तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। इसे अभी फिनोटाइप पूछेगा तो 9:3:3:1, जीनोटाइपिक पूछेगा तो 12:24:12:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए बाबू, अगला पेज पे आते हैं हम। चलिए खत्म करना है इसको पूरा फटाफट जल्दी। अब आज ये किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? बताइए आप लोग खुद बताइए बाबू। यानी इसका मतलब हुआ, हम आपको पहला चैप्टर में पढ़ा है ना, जड़ के द्वारा रूट के द्वारा जनन किस में होता है? डलिया में और स्वीट पोटैटो में बताए थे, यानी डलिया आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट के द्वारा नया पौधा किस में निकलेगा? डलिया और स्वीट पोटैटो में, इसलिए सी आंसर सही है, ठीक है। हाँ सो मत जाइएगा कुछ लोग, हाँ बाबू सो मत जाइएगा। अच्छा जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, हम जैसा कि देख पा रहे हैं लाइक नहीं हुआ है, ये गड़बड़ बात है ना। हाँ ये नाइंसाफी हो रहा है फिर मेरे साथ। आप लोग इसे लाइक जरूर करें बाबू, हाँ लाइक कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ अब आइए टॉपिक पे आते हैं, आप शेयर बाद में कर लीजिएगा। हाँ ओके अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, क्या है बाबू नेक्स्ट पॉइंट? अंतः कवक मूल का, हाँ निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अंतः कवक मूल यानी कि इंडोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा का कौन सा उदाहरण है? 34 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा बाबू? 34 का इसमें ए नंबर आंसर हो जाएगा, ग्लोमस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अंतः कवक मूल यानी कि इंडोमाइकोराइजा का इसमें से एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? ग्लोमस हो जाएगा, ठीक है। हाँ ग्लोमस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 34 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 35 में अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का कारण एयर पॉल्यूशन होगा, सीधी सी बात है भाई। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा बाबू? तो उसके कारण आपका अम्लीय वर्षा होगा, यानी एसिड रेन होगा, ठीक है। चलिए अब आज आगे बढ़े हम लोग। धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? 36 का, 36 का धसे हुए रंध्र बाबू, आइए इंग्लिश पहले एक बार देख लेते हैं, नहीं तो धसे हुए रंध्र से पता नहीं चलेगा किसमें धसा हुआ रंध्र होता है। चलिए धसा हुआ रंध्र की अगर बात करें इसमें, हाँ तो ये हो जाएगा एक मिनट क्या दिया हुआ है, हाँ संकेन स्टोमाटा, तो ये होता है जीरोफाइट में, जीरोफाइट में बाबू। मरुद्विद डी आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर संकेन स्टोमाटा। 38 का डी, एक मिनट 36 का डी कर लीजिएगा, 36 का डी, 36 है ना, अरे ये 36 है भाई, 36 का डी कर लेंगे। अब आज ये 38 पे, 38 पे आइए। आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? हाँ आर्कियोप्टेरिक्स जो है वाज इन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ ईरा, किस ईरा में? तो इसमें हो जाएगा बाबू जुरैसिक ईरा में, जुरैसिक ईरा में यानी जुरैसिक काल में ये विकास हुआ था। किसका? आर्कियोप्टेरिक्स का, आर्कियोप्टेरिक्स का विकास जो है जुरैसिक में हुआ था, जुरैसिक काल में हुआ था, ठीक है। तो 37 का सी कर लेंगे, ऐसे ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। आज ये 38 नंबर में, तो 38 नंबर में अंग प्रत्यारोपण और स्वीकृति इनके कारण होती है, ठीक है। तो किनके कारण होगा ये आपको इसमें बताना है। बोलिए आंसर, बोलिए फटाफट। एक मिनट रुक जाइए जरा, हाँ थोड़ा विश्राम भी ले लिया जाए, कुछ बच्चे सो भी रहे हैं। वाह वाईके गेमर, बउआ सोइए नहीं, एग्जाम हम थोड़े आके देंगे, सोइए नहीं, ठीक है। हम मनीष बाबू सी आंसर आप बता रहे हैं ना। अच्छा रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा बाबू? नहीं सी नहीं करिए बाबू, थी सी नहीं करिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल कर दीजिए, ये होता है बी, 38 का बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 38 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस 2 मिनट का टाइम दीजिए तो थोड़ा पानी भी पीते चला जाए। हाँ तब तक के लिए आप लोग लाइक भी करते चलिए बीच बीच में। ओके ओके चलिए अब आते हैं बाबू। 38 हो गया हम लोग का, साइटोटॉक्सिक टी सेल हो जाएगा इसमें, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण और स्वीकृति इन्हीं के कारण होता है,
यानी कि रिजेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो आप कराते हैं ना, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उसका जो रिजेक्शन होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा होता है, ठीक है, टी कोशिका के द्वारा, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण से होगा। 38 में आ जाइए, निम्नांकित किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? अरे बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन बोला, विटामिन ए है ना ये, यानी कि किसमें हो जाएगा बाबू? सुनहरा धान में, ठीक है, गोल्डन राइस इसी को कहा जाता है इंग्लिश में। आज इंग्लिश वाला क्वेश्चन एक बार लाते हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन को समझा जाए। अब आइए यहाँ पे, विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन? कौन से ट्रांसजेनिक पौधे में बीटा कैरोटीन और फेरिटीन की मात्रा ज्यादा होती है? गोल्डन राइस हो जाएगा, ए नंबर आंसर हम बोले हैं आपको अभी, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए भैया, जीनोटाइप फिनोटाइप और अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? जीनोटाइप और फिनोटाइप को सबसे पहले किसने दिया था? बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय, यानी सबसे पहले जीनोटाइप और फिनोटाइप को किसने दिया था? तो इसमें 40 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए फटाफट, आपका आंसर क्या होगा? चलिए बी आंसर इसका मार देते हैं, जोहानसन के द्वारा। अच्छा हाँ, जोहानसन के द्वारा होगा। जोहानसन ने एक बात और बोला था, जैसे कि फैक्टर को इन्होंने ही, फैक्टर को मेंडल तो फैक्टर बोलते थे, कारक कहते थे, और उसी को जीन जो है ये कौन बोले थे? जोहानसन के द्वारा बोला गया था। जीन शब्द को सबसे पहले जोहानसन ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जोहानसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप कॉन्सेप्ट को भी दिया था, ठीक है, जोहानसन। अच्छा कब दिया था बाबू? तो 1909 ईस्वी में, लिख लेंगे 1909 ईस्वी में दिया था। ऐसे कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उतना चांस नहीं। ऋतुस्राव चक्र के दौरान, 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है। चलिए तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 41 फटाफट, चलिए बहुत लोगों को भूख भी लग गई होगी इसमें, तो 41 का इसमें क्या हो जाएगा? ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में होता है। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है? एंडोमेट्रियम में होता है, यानी कि 41 का बी हो जाएगा, ठीक है, 41 का बी आंसर याद रखिएगा। अब जानते हैं आप लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी होता है ये गर्भाशय के आंतरिक स्तर में होता है ना, तो इंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। चलिए हो जाएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। जैसे कि अगर हम बात करें इंडोमाइटोसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है, तो इंडोमाइटोसिस के द्वारा किसका विश्लेषण करेंगे? तो 42 नंबर आंसर 42 में आ जाइए, इसका हो जाएगा बाबू किसका? इंडोमाइटोसिस में एमनियोटिक द्रव का। अच्छा इंडोमाइटोसिस सॉरी यार, इंडोमाइटोसिस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, कहाँ गया ये सब क्वेश्चन? इंडोमेट्रियम का बात तो हो चुका है, इंडोमेट्रियम में भी आपको हम बता दिए हैं ना। हाँ, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिकल चेंजेस इंडोमेट्रियम में होता है, मतलब कि गर्भाशय के आंतरिक स्तर में होता है, ये बात हम आपको बता दिए हैं। अब हम लोग उसको, अब आ रहे हैं हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में देखना है, ठीक है, हाँ गलती से वो पढ़ा गया था, एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस का एनालाइज, एमनियोसेंटेसिस जो हम लोग करते हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम लोग किसी भी बच्चे के भ्रूणीय अवस्था में, यानी एम्ब्रायोनिक स्टेज में, जो भी बच्चा माता के गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर पल रहा होता है, उसके जेंडर के बारे में पता लगा सकते हैं, मतलब कि उसके जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन का पता हम लोग कर सकते हैं, सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, यानी मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता लगाया जाता है। दूसरी बात एक और है एमनियोसेंटेसिस का, एक खास बात और है कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बाबू? एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर हम लोग क्या करते हैं? एमनियोटिक द्रव्य के द्वारा अनुवांशिक रोग का भी पता लगाते हैं, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव्य हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं, ओके। हाँ अब आइए, जैसे कि इसमें हाँ सी नंबर आंसर इसका टिक आउट कर लीजिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड का हम लोग जांच करते हैं। आज ये हृदय का विकार, हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास, तो बाबू आपको बताए हुए थे जैसे कि जर्मिनल लेयर 3 तरह का होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। मेसोडर्म के द्वारा हृदय का विकास होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। जैसे याद रखिएगा, जैसे अगर कोई आपसे पूछता है हमारे दांत की, हमारे दांत का जो विकास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तो इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी इक्टोडर्म
इक्टोमेसोडर्म, याद रखिएगा इक्टोमेसोडर्म। तो अगर दांत के बारे में पूछा जाएगा तो दांत की उत्पत्ति कैसे हुई है, इक्टोमेसोडर्म के द्वारा। उसी तरह अगर हमारे हार्ट के बारे में पूछा जाए, हृदय के बारे में, तो हृदय की उत्पत्ति किससे हुई है, मेसोडर्म के द्वारा हुआ है। हृदय के बारे में तो आप लोग जानते हैं 4 चैम्बर होता है मनुष्य में। हम लोग का जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर होता है। हृदय जो होता है दोनों लंग्स के बीच में यानी मेडियस्टिनम में पाया जाता है। मेडियस्टिनम बोलने का मतलब क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में हमारा हृदय पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और ये बाएं तरफ में हल्का झुका हुआ होता है। चलिए हो गया, आगे बढ़े हम लोग। केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त किया था। केसर बहुत महंगा चीज है ना। केसर जो होता है ये सैफरॉन जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच प्लांट, किस प्लांट से प्राप्त किया जाएगा। 44 का आंसर बताइए आपका क्या होगा। 44 का ए हो जाएगा, क्रोकस सैटिवस, ठीक है, याद रखिएगा, सटाइवस, क्रोकस सटाइवस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्रोकस सटाइवस, यानी 44 का ए आंसर हो जाएगा। नीलहरित शैवाल की विशेषता, अरे वाह, इतना इजी क्वेश्चन। नीलहरित शैवाल की विशेषता ये तो आप लोग जानते ही हैं, खुद बता सकते हैं आप लोग। 45 का क्या आंसर होगा बाबू, बताइए। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना जी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम होता है। नीलहरित शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को नहीं बोलेंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि वातावरण में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन है उनको स्थिर करता है और स्थिर करके मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके द्वारा मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। 46 में आज इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की थी। 46 का क्या हो जाएगा बाबू, बताइए। इंसुलिन की आणविक रचना की खोज सेंगर के द्वारा हुआ था। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हाँ, हु डिस्कवर्ड द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन के मोलिक्यूलर, हम, ठीक है ठीक है ठीक है, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंसुलिन का जो खोजा था सेंगर ने खोजा था, ठीक है, याद रखिएगा, सेंगर ने। इंसुलिन का मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेंगर के द्वारा खोजा गया था। इंसुलिन आपको बताए भी हैं, ठीक है, जब हम मधुमेह पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए हुए थे, ठीक है, यानी शुगर में। अब आज जैसे यहाँ पे बाबू हम लोग बात करें प्रेरित गर्भपात क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो होता है ये क्या है, 47 का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एक ऊपर वाला जो टॉपिक गया ना, जैसे सेंगर ने कब दिया था बाबू, तो याद रखिएगा 1951 में इंसुलिन के मोलिकुलर संरचना की खोज इन्होंने की थी। हाँ, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी कि प्रेरित गर्भपात इनमें से क्या है। तो 47 का क्या हो जाएगा, प्रेरित गर्भपात। और प्रेरित गर्भपात हम लोग एमटीपी को कहते हैं, ये एमटीपी हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अरे पढ़ाए हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि 9 महीना के पहले कभी भी अगर बच्चे को आप एबॉर्ट करवाते हैं तो उसको एमटीपी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। पढ़ाए है ना, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। नहीं बाबू, 47 का ए कैसे हो जाएगा जी। आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्यों बोलिएगा इसको, प्रेरित गर्भपात है ये, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन कहीं आईयूडी में होता है। आईयूडी तो 3 प्रकार का होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडी 3 प्रकार का होता है ना, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड यानी औषधि रहित, दूसरा कॉपर रिलीजिंग यानी कॉपर टी, LNG-20, सॉरी कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये सब आता है। फिर से एक होता है आपका ये हार्मोन रिलीज करने वाला आईयूडी। तो हार्मोन रिलीज करने वाला आईयूडी जो होता है ये आपका हो जाएगा LNG-20, ठीक है। तो ये सब जो होता है, मान लीजिए कि और प्रोजेस्टासॉर्ट, तो ये सब के सब ये आईयूडी है, लेकिन उसमें कहीं से भी आपको देखिए इंड्यूस्ड एबॉर्शन आया नहीं है ना, यानी कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन क्या होता है, CMTP होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए बाबू, आ जाइए। प्रतिजैविक सेफलोस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। हाँ बाबू, किसको बात करना, आई वांट टू टॉक टू यू। अच्छा, YK गेमर, हाँ बाबू बात कर सकते हैं, ठीक है, बात कर लीजिएगा। कल दिन में हमको फोन करिएगा आप 12:30 के अप्रॉक्स में, ठीक है, 12:30 के बीच में थोड़ी देर फ्री रहेंगे, और नहीं तो फिर रात को 8 बजे 7:30 के बाद, ठीक है। अब अजी यहाँ पे जैसे 47 नंबर क्वेश्चन में आइए, 47 है एंटीबायोटिक सिफेलोएस्पोरिन यानी प्रतिजैविक सिफेलोएस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो 48 में हो जाएगा बाबू ये, जैसे कि फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। प्रतिजैविक सिफेलोएस्पोरिन यानी प्रतिजैविक को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। सिफेलोएस्पोरिन नामक जो एंटीबायोटिक होता है उसको फंगस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा, यानी कि कवक के द्वारा।
परजीवी आवृत बीजी होते हैं। परजीवी आवृत बीजी कौन होते हैं जी? तो इसमें हो जाएगा आपका जैसे कि परजीवी आवृत बीजी पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। तो पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म जो होता है ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, याद रखिएगा, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, अब आज यहाँ पे चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है, चट्टानों पर यानी कि प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक आर कॉल्ड एज, जो भी पौधा जो भी प्लांट रॉक पे चट्टानों पर विकसित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लिथोफाइट्स कहा जाता है, सैलोविद, ठीक है, तो लिथोफाइट कहेंगे उसको, याद रखिएगा, 50 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आज ये 51 में संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? ठीक है, यानी कि रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होम। अच्छा, ये सारा का सारा वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, अच्छा मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल, ठीक है, और इन सभी में जो रिडक्शन हो रहा है, जो कमी हो रहा है, ये किसका गुण होता है? इनमें से किसका गुण होगा? तो इसमें आ जाइए, जैसे कि इसमें ये हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स का, जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी जलोद्भिद यानी जल में रहने वाले जो भी पौधे होते हैं सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल जो होता है यानी कि संवहनी ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक, मैकेनिकल टिश्यू यानी कि आंतरिक ऊतक तथा क्यूटिकल यानी छल्ला जो होता है, छल्ली, ये इन लोगों में नहीं होता है, हाइड्रोफाइट में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज ये 52 नंबर में मैंग्रोव, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? विच प्लांट इज फाउंड इन मैंग्रोव जोन, कौन से? तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू? तो इसमें हो जाएगा राइजोफोरा, याद रखिएगा, राइजोफोरा जो होता है मैंग्रोव क्षेत्र में राइजोफोरा पाया जाता है, मतलब विच प्लांट इज फाउंड इन मैंग्रोव जोन, तो राइजोफोरा पाया जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, आइए नेक्स्ट पेज पे। सो नहीं जाइएगा, जगह रहना है, जगह रहिएगा तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। हाँ, बच्चे कुछ कम हो गए मतलब कि जाके सो गए आप लोग, अरे जग जाइए भाई। सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है, बताएं आप लोग को। गोल्डन राइस होता है एक जीएमओ प्लांट होता है। जीएमओ बोलने का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? जीएमओ का फुल फॉर्म लिख के बोलिए तो जल्दी, बताए हुए हैं, बोलिए। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यार, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाँ याद रखिएगा, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। तो गोल्डन राइस क्या होता है? एक जीएमओ प्लांट होता है, मतलब उसमें बाहरी जीन को ट्रांसफर करके हम लोग उसको हाइब्रिड बना दिए होते हैं, यानी कि आनुवांशिक रूप से उसको रूपांतरित कर दिए हुए रहते हैं। तो इन विच द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मींट, उसमें जैसे कि जिसके जैव संश्लेषण के लिए, मतलब हम लोग इसमें जिस जीन को डाल रहे हैं किसके उत्पादन के लिए? कौन से बायोसिंथेसिस के लिए? तो ये तो आप लोग को पता ही है। इसमें हम लोग विटामिन ए के निर्माण के लिए ऐसा करते हैं। गोल्डन राइस जो बनाया गया था, जीएमओ गोल्डन राइस है, उसको इसलिए बनाया गया था ताकि उसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी गई थी। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आज ये बाबू नेक्स्ट पॉइंट में आइए, निम्नलिखित में से कौन जीवद्रव्य संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 54 का बताइए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस और रिड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल तथा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल तथा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, याद रखिएगा सी हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उत्पत्ति किसके कारण संभव हुई है? ठीक है, तो 55 नंबर में आ जाइए, इंडोन्यूक्लियस के द्वारा। तो आपको बताइए कि यहाँ इंडोन्यूक्लियस जो होता है क्या करता है? डीएनए को ये बीच से काटने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करिए। हाँ, इनहेंसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू होम, ठीक है, तो बताए हुए अभी आप लोग को इंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इंडोन्यूक्लियस। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वृद्धि हुई है, एडवांसमेंट हुआ है, जो विकसित हुआ है आजकल, ये किसके पॉसिबिलिटी के कारण हुआ है? तो इंडोन्यूक्लियस के कारण, इंडोन्यूक्लियस के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। अब आज ये 57 में 56 में, तो 56 का क्या हो जाएगा बाबू? टेटनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है? मुख्य रूप से
टेटनस द्वारा उत्पन्न विष, टेटनस के दौरान आपके बॉडी के अंदर पॉइजन का जो टॉक्सिक पदार्थ जो निकलता है, टॉक्सिन जो उत्पन्न होता है टेटनस के दौरान, तो उसमें हमारे शरीर के किस भाग को ये ज़्यादा प्रभावित करता है, किसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो ये करता है किसके, वॉलंटरी मसल्स को, याद रखिएगा, स्वैच्छिक मांसपेशी को, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आज ये निम्नलिखित में से कौन मौजूद जलीय मृदु जलीय मछली नहीं है, यानी कि कौन फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर बोलने का मतलब होता है जैसे कि तालाब के पानी में, तालाब हुआ, पोखरा, नदी हुआ, छोटा छोटा, इन सभी में जो भी मछलियां पाई जाती है उसको फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। तो इनमें से कौन सी मछलियां हैं जो फ्रेश वाटर फिश में नहीं पाई जाती है, मतलब कि जो सॉल्टी वाटर में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ये समुद्रीय पानी में जो पाए जाते हैं, ठीक है, ओशियन वाले वाटर में। तो इसमें 57 का क्या हो जाएगा बाबू, 57 का, तो ये जो सालमोन आपको बताए हुए हैं ये फ्रेश वाटर फिश नहीं है, बाकी सब के सब ये तीनों फ्रेश वाटर फिश है, याद रखिएगा, बाकी सालमोन जो है ये फ्रेश वाटर फिश नहीं है। 58 जी लोही नस्ल है, लोही नस्ल बहुत अच्छी क्वेश्चन है, लोही इज अ ब्रीड ऑफ, क्या चीज का ब्रीड है, भेड़ का ब्रीड है, याद रखिएगा, 58 का सी, ठीक है, 58 का सी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आइए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर नहीं लग रहा हो कि मेहनत किया जा रहा है आपके लिए तो कोई बात नहीं, लाइक नहीं करें, लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ ऐसा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप सभी अपने स्टेटस पे इसे जरूर रखेंगे, इसके लिंक को जरूर शेयर करिए अपने स्टेटस पे, ठीक है। इसमें सीप हो जाएगा, याद रखिएगा। शीशा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण क्या होता है, शीशा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण, यानी डिकलरेशन ऑफ लेड एंड सिल्वर पेंट इज कॉज ड्यू टू, क्या हो जाएगा इसमें बाबू, 58 का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट 58 का, हाँ ठीक है, 50, अरे एक मिनट, 59 हम लोग सॉल्व करें। शीशा युक्त और सिल्वर पेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करिएगा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तो नहीं होगा 59 में, ओजोन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा ही नहीं किसी भी में, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, डी आंसर सही है बाबू, 100% डी सही है, 59 का डी ही करेक्ट करेंगे, बी नहीं, बी कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा बाबू, डिकलरेशन ऑफ लेड एंड सिल्वर पेंट इज कॉज ड्यू टू, 59 का डी सही है, डी सही है, डी 59 का डी करिए। अब आज यहाँ पे मृदु जल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीओडी लेवल बताए हुए हैं आप लोग को, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका लेवल फ्रेश वाटर में कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 ppm से, ठीक है, 5 पार्ट्स पर मिलियन से, याद रखिएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा, ठीक है। 61 में आ जाइए, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी कि मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा बाबू, तो राइजोबियम को कहा जाता है, याद रखिएगा, राइजोबियम जो होता है सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, हो जाएगा। HIV हमला करता है, 62 में आइए, HIV हमला करता है, किस पर हमला करता है जी, तो मददगार टी सेल पर, यानी हेल्पर टी सेल पर ये अटैक करता है, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, तो HIV अटैक्स ऑन, HIV किस पर अटैक करेगा, तो हेल्पर टी सेल पर। महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है, तो 63 का क्या हो जाएगा बाबू, बी यानी अंडोत्सर्ग में बाधित करने में, अंडोत्सर्ग को बाधित कर देती है, अंडाणु का निर्माण नहीं होने देती है, यानी कि हाउ ओरल कंट्रासेप्शन पिल्स यूज्ड बाय फीमेल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, मतलब कि कैसे ओरल कंट्रासेप्टिव, जैसे कि आप नाम सुने हैं ना, ओरल कंट्रासेप्टिव में सहेली सबसे लोकप्रिय था, तो सहेली का जो यूज करती है वो किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल को रोकता है, बर्थ को कंट्रोल करता है, तो इनहिबिटिंग ओवुलेशन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 63 का बी, यानी कि अंडोत्सर्ग का निर्माण नहीं होने देगा, अंडाणु नहीं बनने देगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। 64 में आ जाएगा, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस, यानी कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, बाबू अभी ना बताएं कि आप भ्रूण का लिंग का पता लगा सकते हैं,
ठीक है, लिंक का पता लगा सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हाँ आनुवांशिक बीमारी है, कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी है, इसका भी पता लगा सकते हैं, लेकिन पीलिया रोग आनुवांशिक बीमारी नहीं है तो इसका पता नहीं लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आज ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाँ तो यानी कि इसमें जॉन्डिस का पता हम लोग नहीं लगा सकते, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जॉन्डिस का पता नहीं लगता है। NIF जीन्स संबंधित है किससे? NIF जीन जो होता है 65 में आ जाइएगा। 65 का क्या आंसर होगा बाबू? तो इसमें हो जाएगा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। NIF जो होता है ना, ये जीन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होता है। ठीक है, 66 में ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है बाबू? वायरल डीएनए का केवल। ठीक है, वायरल डीएनए का, यानी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड फॉर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड फॉर, हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी में केवल विषाणु के डीएनए के लिए, याद रखिएगा, वायरल डीएनए के लिए। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ महसूस हो रहा है, वायरल डीएनए। एक मिनट, वायरल डीएनए नहीं होगा बाबू। अरे यार, वायरल डीएनए कैसे हो जाएगा? ये तो आपको पढ़ाया गया है। जैसे वायरल डीएनए आप कैसे बोलिएगा? जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो करते हैं, हाँ उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से भूख भी लगी हुई है ना। हाँ, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप काटने के लिए एनी डीएनए फ्रेगमेंट, यार कोई भी डीएनए के टुकड़े को आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट सकते हैं, उसके लिए नहीं यूज हुआ है। केवल केवल वायरस के डीएनए को थोड़े काटेंगे, ये आंसर नहीं होगा, ये सब आंसर नहीं होगा बाबू। एनी डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा, 66 का डी होगा। ठीक है, 66 का डी होगा। अब आ जाइए यहाँ पे, जैसे कि 67 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 67 क्या है? मरुदविद पौधे की पत्तियों की विशेषता। हाँ, इसका पत्तियों की विशेषता क्या है? तो फीचर ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट का फीचर क्या होता है? तो ये सनकेन स्टोमाटा ऑन लोअर एपिडर्मिस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, यानी कि निचली एपिडर्मिस पर धसे हुए रंध्र होते हैं। ठीक है, निचली एपिडर्मिस पर, हाँ बी ऑप्शन इसका होगा, निचली एपिडर्मिस पर धसे हुए रंध्र होते हैं। 67 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आइए 68 में। तो 68 क्या होगा बाबू? एक झील में पादप प्रलवन बहुतायत में इसमें उगते हैं। झील में पादप पलवक बहुतायत में इनमें उगते हैं, मतलब कि इनलेक फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो अबंडेंटली इन, यानी कि बहुतायत में प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं फाइटोप्लैंक्टन लेक में। तो ये अब आपसे पूछ जा रहा है कौन से जोन में ये होते हैं। ठीक है, तो 68 का क्या मारेंगे बाबू? तो इसमें लिम्नेटिक जोन हो जाएगा। ठीक है, लिम्नेटिक जोन, ए आंसर सही है 68 का। अब अजय युग्मक कभी संकर नहीं होते, युग्मक आपस में घुलते नहीं है, संकर नहीं होते हैं, गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा बाबू? तो ये पृथक के नियम का, हाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, आपस में जुड़ते नहीं है इसलिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए बाबू। अब आज ये 70 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात को दर्शाता है? अच्छा, 3:1 रेशियो के अनुपात को दर्शाता है। इसमें बी ऑप्शन जो है ये वाला, ये 3:1 रेशियो के फिनोटाइपिक अनुपात को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 को दर्शा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए बीबी और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी बीबी। ठीक है, तो ये जो है ये आपके 3:1 रेशियो को दर्शा रहा है। ठीक हो जाएगा, आए समझ में? चलिए, क्योंकि यहाँ दो को समान हो जा रहा है ना, ये दोनों जब समान हो जाएगा तो एक गैमेट इससे बनेगा, इसे दो को बनेगा, तो जब देखिएगा रेशियो तो 3:1 आएगा। चलिए, तो ये हमारा जो है खत्म हो गया। और बिहार बोर्ड का ये जो भी हम लोग अभी मॉडल सेट था ये अभी अपना कंप्लीट कर लिए। तो बिहार बोर्ड 2023 वाला मॉडल सेट कंप्लीट हो गया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से है, आप यूट्यूब पे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, इसके सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लास हम लोग का ओवर हो गया बाबू, घबराए नहीं, जिनको जिनको भी भूख लगी है खाना खा लीजिए, नींद लगी हो सो जाइए। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके सोना है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज आप सभी अपने स्टेटस पे इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, ताकि सभी बच्चों को ये काम आ जाए, जो भी आंसर है सब कुछ सही आपको बताई गई है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि। ओके।